नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मथुरा में सेना का हेलीकॉप्टर जो है इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। सेना का चीका हेलीकॉप्टर मथुरा के गांव में खेतों में उतारा गया। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से आपात लैंडिंग कराई गई और इस लैंडिंग में हेलीकॉप्टर और पायलट दोनों ही सुरक्षित है, यानी कि हेलीकॉप्टर भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है और पायलट जो है वो भी महफूज है। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई क्योंकि तकनीकी खराबी आ गई थी और इस तरह से हेलीकॉप्टर को देख के लोगों की भीड़ जरूर इकट्ठा हो गई थी। तो मथुरा में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी की वजह से जो है ये लैंडिंग कराई गई। पायलट भी सुरक्षित है और हेलीकॉप्टर में भी किसी तरह की कोई टूट फूट नहीं हुई है, कोई क्षति हेलीकॉप्टर को भी नहीं हुई। और अब आप लोगों को देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 की स्क्रीन पर। नितिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, पूरी खबर बताइएगा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बताया जा रहा है, जो अभी जानकारी हासिल हुई है कि इस हेलीकॉप्टर की जो इमरजेंसी लैंडिंग थी वो एक बार नहीं 2 बार हुई है। एक बार गांव संकेत में इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की बात सामने आई है, तो वहीं गांव सांचौली में जो है इमरजेंसी लैंडिंग की बात आई है। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के साथ ही जो आसपास के लोग थे उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई। आनंद फानंद में जब तक कि पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई, तत्काल पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचते, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान जो पायलट थे और सेना के जवान थे उन्होंने तकनीकी कमी को दूर किया और मात्र 10 मिनट में ही उन्होंने हेलीकॉप्टर को दोबारा टेक ऑफ किया, जिसके चलते जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए कि आखिर हेलीकॉप्टर किधर से आया था, किधर जा रहा था, सेना के जवान मथुरा के थे या मथुरा के बाहर के थे। फिलहाल अभी इस सारे मामले को लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सेना का जिस तरीके से तस्वीरों में विमान हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है उसकी सकुशल लैंडिंग हुई और एक बड़ा हादसा होने से टला है। जी जी। और अभी जो कमी थी क्या उसे दुरुस्त किया जा रहा है? वहां पर कुछ लोग पहुंचे हैं क्या उसे ठीक करने के लिए, या अभी वैसी ही स्थिति बनी हुई है? नहीं जी, जैसा कि हमने बताया कि जब हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी उसी दौरान मात्र 10 मिनट के अंदर ही जो सेना के जवान थे उस हेलीकॉप्टर के अंदर थे, उन्होंने फोन पर किसी से वार्ता करी। वार्ता करने के दौरान जो कमी थी उसको दूर किया और उसके बाद हेलीकॉप्टर वो 10 मिनट में ही हवा में एक बार फिर उड़ा ले गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर नीट और जेईई की परीक्षाएं रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कहा क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? नीट और जेईई की परीक्षाएं रोकने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह बड़ा फैसला जो है माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दें? ऐसा नहीं किया जा सकता। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, अमूमन जो हम वैसे भी देख रहे हैं कि सब कुछ रोका नहीं जा सकता और यही बात यहाँ पर कोर्ट कहता हुआ भी नजर आ रहा है कि जिंदगी नहीं रुक सकती, इम्तिहान भी नहीं रुकने चाहिए, बच्चों का भविष्य जो है नहीं दांव पर लगा सकते। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से आप आज कोर्ट में इस मामले पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए और कोर्ट ने भी इस बात को माना कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर IIT, जेईई, NEET की परीक्षा स्थगित करने की मांग जो के मसले पर जो याचिका दायर की गई थी उसे कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है और याचिका में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर परीक्षा टालने की मांग की गई थी। और इस मामले में जेईई की जो मेन परीक्षा है 1 से 6 सितंबर के बीच और NEET की जो परीक्षा है वो 13 सितंबर को होनी थी। तो इसमें याचिका दायर करते हुए कहा गया था कि इसे खारिज किया जाना चाहिए। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, एक कीमत साल को यूं ही बर्बाद कर दिया जाए? इस तरह के कई सवाल आज कोर्ट ने उठाया और याचिकाकर्ता के वकील ने स्वास्थ्य को खतरे को हवाले दिया। हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया कहा कि सुनवाई की जरूरत हम नहीं समझते हैं, इसलिए इस मामले को खारिज किया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि परीक्षा करवाना बेहद जरूरी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि साफ तौर पे कोर्ट ने मैसेज दे दिया है कि इस मामले पर हर एक जो छोटे छोटे मसले हैं उसको रोका नहीं जा सकता है और इस तरह की याचिका को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। हालांकि 11 छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की गई थी और इस मामले में 1 से 6 सितंबर के बाद और जो नीट की जो परीक्षा है 13 सितंबर करवाने की घोषणा की गई थी।
इस तरह से कहा जा सकता है कोर्ट ने साफ तौर पर इस मामले पर एक स्पष्ट मैसेज बिल्कुल 13 राज्यों के स्टूडेंट्स ने याचिका लगाई इम्तिहान ना कराए जाएं, जबकि 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने इन इम्तिहानों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। बहुत शुक्रिया शंकर, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि छात्रों के भविष्य को दांव पे नहीं लगाया जा सकता, इम्तिहान जरूर होंगे। उधर कानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी की वजह से शहर में अभिभावक लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज सरसैया घाट में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। दरअसल अभिभावकों का कहना है कि कानपुर में जिला प्रशासन की लापरवाही से निजी स्कूल फीस नहीं कम कर रहे हैं। शहर के सर पदमपत, सिंघानिया, स्वराज इंडिया समेत तमाम स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। शासन ने निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। अभिभावक फीस में कुछ छूट की मांग कर रहे हैं। बच्चे फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं उपलब्ध कराई जा रही है और जिला प्रशासन सुन भी नहीं रहा है और यही वजह है कि आंदोलन जो है वो किया जा रहा है, प्रदर्शन जो है वो हो गया और इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका और हिरासत में भी लिया कुछ लोगों को। फीस माफी के लिए हम लोग प्रदर्शन करने आए थे, जिसमें हम लोग को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। तो हम लोग बस ये चाहते हैं कि अगर जो फीस ली जा रही है स्कूलों के द्वारा उचित से उचित ली जाए, क्योंकि इस समय अभिभावक जो है खुद परेशान है और अभिभावक को स्कूल के द्वारा कोई भी सहायता नहीं की जा रही। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, अपराधियों के फैमिली प्रोग्राम्स में पुलिसकर्मी शामिल हुए तो सख्त कार्रवाई होगी। आईजी मोहित अग्रवाल ने यह आदेश जारी कर दिया है। पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है कि आप अपराधियों के जो कार्यक्रम होते हैं, फैमिली प्रोग्राम्स, शादी ब्याह या बच्चे का कोई प्रोग्राम है, किसी की कोई एंगेजमेंट है और वहां पर ये जो अपराधी होते हैं अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए कई बार पुलिसकर्मियों को भी न्योता देते हैं और आपको इसमें जाने से बचना है। एग्जाम्पल के तौर पर विकास दुबे कांड के बाद पुलिस विभाग में आंतरिक सुधार की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि कई पुलिसकर्मियों के साथ जो है न सिर्फ ताल्लुकात सामने आते हैं बल्कि शादी में भी जो है आपने देखा था कि अतुल दुबे की शादी में कई पुलिसकर्मियों के शामिल होने की तस्वीरें जो है वो सामने आई थी। कुछ इस तरह के वीडियो और फोटोग्राफ्स वायरल हुए हैं जिसमें हमारे पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उनके साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी वीडियो मिले हैं जिसमें वो उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में जाकर के डांस कर रहे हैं। इससे पुलिस के प्रति जनता में एक अविश्वास की भावना जागृत होती है और जनता ये सोचती है कि ये पुलिसकर्मी अपराधियों से मिले हुए हैं। इसीलिए कानपुर रेंज के सभी जनपदों में ये निर्देश जारी करे गए हैं कि कोई भी पुलिस का अधिकारी हो, चाहे वो निचले स्तर का कर्मचारी हो, अपराधियों के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम हो या पारिवारिक कार्यक्रम हो उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। इसी प्रकार से यदि थाने के द्वारा भी कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो उसमें इन अपराधियों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। किसी थर्ड आदमी के द्वारा भी कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तब भी हमारे पुलिसकर्मी ऐसे अपराधियों के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक योजना चला रखी है S10 की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गांव से, मोहल्ले से 10-10 अपराध व्यक्तियों को चिन्हित करके पुलिस मित्र बनाया गया है, जिनके माध्यम से हमें क्षेत्र की पूरी जानकारी मिलती है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें भी ये S10 के सदस्य हम लोगों की मदद करते हैं। तो ये भी निर्देश जारी करे गए हैं कि इन S10 के सदस्यों में कोई भी आपराधिक तत्व सम्मिलित ना हो। यदि इस सूची में गलती से कोई ऐसा अपराधी सम्मिलित हो गया है तो तत्काल उसका नाम उस सूची से हटा करके किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उस सूची में सम्मिलित किया जाए। पूरा विकास दुबे के दोस्त नीरज सिंह गौर पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। विकास दुबे का दोस्त है नीरज सिंह गौर। नीरज की अगर हम बात करें, गन हाउस से विकास को हथियार सप्लाई हुए थे, हथियारों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। समाजवादी पार्टी का नेता है ये नीरज टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है, लेकिन फिर भी उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखिए, हथियारों की सप्लाई होती है, टॉप 10 जो अपराधियों की लिस्ट बनती है उस पे नंबर 4 पर है ये, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सवाल बहुत बुनियादी ये कि मेहरबानी आखिर क्यों की जा रही है उस पर। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी का नेता भी है, फिर भी जो है क्योंकि विकास दुबे के साथ न सिर्फ ताल्लुकात बल्कि हथियारों की सप्लाई और हथियारों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि आप क्या ये जो कारोबार, अगर आप हथियारों का कारोबार भी कर रहे हैं माना भी जाए
तो क्या ये लीगल है, क्या ये संज्ञान में है प्रशासन के? लेकिन ऐसा भी नहीं है। सौरभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, इतनी मेहरबानी पर सवाल तो उठेंगे ही। देखिए, जाहिर तौर पर इतनी मेहरबानी पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट कर रही थी, तमाम आरोप लगा रही थी कि बीजेपी शासनकाल में लगातार अपराधियों जो हौसले वो बुलंद है। लेकिन एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, जिला प्रशासन और पुलिस की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर एक सपा नेता की इस कदर दबंगई बुलंद है कि वो बीजेपी शासनकाल में अपना काला साम्राज्य फैलाए हुए और ये विकास दुबे का सबसे करीबी है, रूरा का ये निवासी। और इस पर आरोप ये भी था कि इसने विकास दुबे को कई बार जो शरण दी थी, पूर्व में भी कई बार शरण दी थी, और जो उसके पिता पूर्व मंत्री रहे हैं उनके भी काफी करीबी रहा। सपा शासनकाल में जितना भी विकास दुबे ने विकास किया था, उसमें नीरज सिंह गौर और रामस्वरूप सिंह गौर का एक बड़ा सहयोग रहा था। और अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि एसटीएफ ने तमाम तरीके की पूछताछ की और इसके पास एक गन हाउस है, जबकि ये शराब कांड का मुख्य आरोपी है और नॉर्म्स के आधार पर इसकी गन हाउस को जो है निरस्त होना चाहिए, वो भी निरस्त नहीं की गई। तो एक बड़ी मदद जिला प्रशासन और पुलिस इसकी करता रहा है लगातार, जिसके चलते नीरज सिंह गौर आज भी खुलेआम घूम रहा है, तमाम सरकारी दफ्तरों में जा रहा है, टॉप 15 लिस्ट का 4 नंबर का अपराधी। आखिर कैसे इतना अपराध की दुनिया विकास कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में वो कह रहे हैं कि अब एक नया विकास दुबे पैदा हो रहा है, जिसको कि जिला पुलिस और प्रशासन मदद कर रही है। ये बहुत सारे सवाल हैं विकास। सौरभ, सबसे बड़ी बात है कि विकास दुबे ने किस किस का विकास किया वो तो प्रश्न है ही, लेकिन यहाँ पर जो एक बेसिक प्रश्न हमने देखा कि बहुत सारे विकास दुबे के ऐसे रिश्तेदार थे, उनके नाम से असलहे जो है वो इस्तेमाल हो रहे थे। जितने लोग पकड़े गए उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स। तो एक व्यक्ति जो असलहों की सप्लाई करता है, उसे खुला छोड़ने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक नेता इस कदर से दबंग है और इसके विकास दुबे के कांड के ठीक 3 दिन बाद इस पे आरोप लगता है रंगदारी मांगने का, उसमें भी इसको क्लीन चिट दे दिया। तो ये तमाम एक लंबी फेयर लिस्ट है इसके अपराधों की। लेकिन आखिर बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी शासनकाल में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि टॉप 10 लिस्ट दोबारा तैयार की जाए और कार्रवाई की जाए, लेकिन आखिरकार जिले के एसपी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? वो कौन सी नींव में बैठे हैं? क्या जिले में नया विकास दुबे पैदा करने का काम पुलिस कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। जब हमने इस पूरे मामले पे पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर विकास दुबे का जो सबसे करीबी नीरज सिंह गौर है, उसकी फिलहाल मदद की जा रही है और उसको एक बड़ा अपराधी बनने में मदद की जा रही है। जितना वक्त गुजर रहा है, ये भी माना जा रहा है कि तमाम कागजातों के साथ छेड़खानी भी की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सवाल जो है वो जरूर उठ रहे हैं कि इतनी मेहरबानी आखिर विकास के दोस्त पर क्यों की जा रही है। भगवान कृष्ण की एक तस्वीर पर बड़ा विवाद छिड़ गया है। भगवान कृष्ण की एक आपत्तिजनक तस्वीर बनाई गई है। अकरम हुसैन नाम के पेंटर ने यह तस्वीर बनाई है और ये असम के रहने वाले हैं। इस अश्लील तस्वीर के सामने आने के बाद शहजाद पूनावाला ने मामले की शिकायत जो है दर्ज करवाई है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को भी ट्वीट किया है और ये कहना है कि ये तस्वीर भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। भगवान कृष्ण की आपत्तिजनक तस्वीर जो है बनाई गई है। इसके बाद असम के रहने वाले अकरम ने इस तस्वीर को बनाया है और अब सवाल जो है वो उठ रहे हैं और इसी को लेकर शहजाद पूनावाला जो है उन्होंने इस मामले में शिकायत की है मुख्यमंत्री से असम के और बाकायदा ट्वीट करके जो है कहा है कि ये तस्वीर भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाली है, खिलवाड़ करने वाली है और उसके बाद से ही जो है अब मांग हो रही है इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की। हमने बेंगलुरु में एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद का विवाद देखा और वहां पे 3 जानें चली जाती है और फिर से देखिए एक समुदाय की तरफ से इस तरह की पेंटिंग बनाई गई है और अब सवाल उठ रहे हैं कि भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आपका एड न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं।
कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गोरखपुर पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश रुपेश साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। शातिर बदमाश रुपेश साहनी पर आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट समेत 4 मुकदमे खोराबार थाने में दर्ज है। शातिर बदमाश हाईवे पर राहगीरों से लूट करने के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। एक व्यक्ति है रुपेश साहनी, जिन पर खोराबार में ये हाईवे पर लूट करते हैं, जिससे संबंध में खोराबार पेंट पर 2 मुकदमे पंजीकृत थे, जिसके संदर्भ में पर गैंगस्टर बनाया गया था। उस समय ये गैंगस्टर में लूट में जेल गए, लेकिन जब तक गैंगस्टर पर कायम हुआ तब ये बाहर हो गए थे और तब से लगातार फरार चल रहे थे। आज इंस्पेक्टर खोराबार की टीम के द्वारा उनकी टीम के द्वारा सूचना मिली, जिसके संदर्भ में आज ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। चूँकि ये गैंगस्टर के वांछित थे तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 15,000 रुपये का इनाम भी इन पे पूर्व में घोषित किया जा चुका था। आज ये एक अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किए गए हैं और जेल भेजे जा रहे हैं। गोरखपुर में 17 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़ित किशोरी की मां ने गांव के ही 2 युवक पर गैंगरेप का आरोप लगाया। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बार फिर से गैंगरेप का मामला सामने आया है। किशोरी की मां ने गांव के ही 2 लोगों पर आरोप लगाया है और अब मामले की जांच की मांग कर रही है। तो बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। 17 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है और मां ने गांव के ही 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है और अब मामले की जांच की मांग कर रही है। इसी बीच बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन की धमकी वो दे रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ सफाई कर्मियों का यह प्रदर्शन है। इनका आरोप है कि वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती, इन्हें वक्त पर तनख्वाह दी जाए और बोनस भी दिया जाए। और इनका आरोप यह भी है कि इनसे बात करने के लिए कोई नहीं आता। कई बार कोशिश की गई लेकिन कोई बात नहीं करता है। दिवाली पर बोनस की मांग कर रहे हैं। 1 महीने की सैलरी बोनस के तौर पर दी जाए, साथ ही समय पर सैलरी दी जाए। सफाई कर्मचारी लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि अधिकारियों से कई बार कहा गया लेकिन कोई बात करने के लिए नहीं आता, कोई मिलने के लिए नहीं आता, कोई सुनता नहीं हमारी मांग। 3211 कर्मचारी नोएडा अथॉरिटी ने 2017 में ही आदेश रखा कि इनको सबको नियमित किया जाएगा। वो आदेश उन्होंने दबा के रखा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे ठेकेदारी जो कि कहीं नामो निशान नहीं है ठेकेदारी का, फिर भी ये लोग, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, 1,000 10,000 रुपए में तनख्वाह मिलती है, जहाँ की पूरा कर्मचारी 3 टारगेट इन्होंने बना के, कोई 10,000 का है, कोई 18,000 का है और कोई 50,000 का है। 50,000 में वही वाला काम करता है, 10,000 वाला भी वही काम करता है। जब सबका सब एक काम है तो सबका एक समान वेतन क्यों नहीं? आजमगढ़ में 2 दिन से लापता लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि रेप के बाद लड़की की हत्या का शक जताया जा रहा है। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। नाराज ग्रामीणों ने आजमगढ़ बलिया राजमार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया है। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है। सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। उधर जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। मारपीट में दोनों पक्षों से 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वीडियो में लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला बदलापुर थाने के उदयपुर गेलवा गांव का बताया जा रहा है। मैनपुरी से बड़ी खबर आ रही है। मैनपुरी गौशाला की हालत खराब है। गुराई की गौशाला में भूख से गाय मर रही हैं और इस पूरे आंगन की बात करें, गौशाला के 1 दर्जन जो है मरी हुई गाय मिली है यहाँ पर, और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। गौशालाओं के लिए यहाँ पर मवेशियों के रखरखाव के लिए जो है पैसे भी दिए जाते हैं, उसके बाद भी 12 गाय जो हैं मरी हुई मिलती है। इसका किसी ने वीडियो बनाया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 12 गाय भूख से मर गई है, ये कहा जा रहा है। इस गौशाला में, गुराई की गौशाला में भूख से 12 गाय जो है मर गई और अब गौशाला संचालकों पर सवाल उठ रहे हैं। तो गौशाला में 12 गाय जो है वो मिली हैं जो कि मर चुकी थी। आरोप ये लग रहे हैं कि ये भूख से मरी हैं। संचालकों पर भी बहुत सारे सवाल कि क्या वो सही से संचालन नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई और वजह। खास तौर से जब भूख का जिक्र हो रहा है तो ये जांच का विषय भी है कि यहाँ पर खान पान जो मवेशियों के लिए जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या वो नहीं किया जा रहा था। और अब कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट कर यूपी के पुलिस और प्रशासन पर निशाना साध दिया। प्रियंका गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी और अब गोरखपुर लगातार इस तरह की घटनाओं से ये साबित होता है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल रही है। अपराधियों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। उसी का नतीजा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के विभत्स घटनाएं घटती जा रही हैं। पुलिस और प्रशासन ना तो सुरक्षा दे पा रहा है और ना ही उचित कार्रवाई कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की समीक्षा करे और महिलाओं की सुरक्षा संबंधित हर कदम गंभीरता से उठाए। और उधर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने ट्वीट करके बताया है कि मेरा फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया है। मुझे फेसबुक टीम द्वारा सूचित किया गया है कि मेरे फेसबुक प्रोफाइल और जो पेज है उनका, उसे 14 अगस्त 2020 को सुबह 7 बजे हैक कर लिया गया था। उधर आमिर खान ने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात की है, जिसको लेकर आमिर खान सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं 2 दिनों से। तुर्की उन देशों में शुमार है जिसने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का विरोध किया था। इसी को लेकर आमिर खान को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की में हैं और इस मामले पर वही प्रवक्ता विनोद बंसल ने आमिर पर बयान देते हुए कहा है कि आजकल कुछ अभिनेता अपने आर्थिक हित साधने के लिए राष्ट्रीय हित की परवाह भी नहीं करते हैं। ऐसे देश के जो नेताओं से मुलाकात करने की क्या जरूरत है जिसने हमारे देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया। आजकल कुछ नेता अभिनेता अपने आर्थिक हित साधने के लिए राष्ट्रीय हितों को भी परवान चढ़ाने पर तुले हुए हैं। कुछ जाकर के पाकिस्तान के बाजवा से गलवैयाँ करते हैं तो कुछ जाकर के टर्की की फर्स्ट लेडी के साथ में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खतरे में है बिस्मिल्लाह खान की धरोहर। उनका घर तोड़ा जा रहा है। घर को कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सबसे छोटे बेटे नाजिम ने यह आरोप लगाया है। घर के कई सदस्य तोड़वा रहे हैं घर। वाराणसी के बेनियाबाग में ये घर है। तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान एक धरोहर जो है, अब ये कहा जा रहा है कि उनके घर को तोड़ा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।